हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं। और आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। ये सभी टॉपिक को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जानना है बच्चों पोजीशन वेक्टर। इसका डिफिनेशन होता है कि वह वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो उसे पोजीशन वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लो कि यह आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस। यह पॉइंट इसका ओरिजिन कहलाता है या इसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो अगर यहां से कोई वेक्टर स्टार्ट होगा, ऐसे एक वेक्टर स्टार्ट हुआ ए, तो हम ए को क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे ए पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। कोई वेक्टर हो सकता है बच्चों। अगर एक वेक्टर यहां से बन रहा है, या मान लो कि बी है, तो यह बी भी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। यहां से स्टार्ट होने वाला वेक्टर चाहे जो भी हो, अगर यह सी है तो यह भी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। तो इतना क्लियर है कि जो वेक्टर बच्चों ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसे पोजीशन वेक्टर कहेंगे। अब पढ़ना है हमें कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। देखो कोलिनियर वेक्टर कैसे डिफाइन है कि यदि दो वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री बने या 180 डिग्री बने, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ए वेक्टर कुछ ऐसे है, इसी पर है, ऐसे मान लो। तो अभी दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये थीटा कैसे मालूम चलेगा, एंगल कैसे मालूम चलेगा? तो याद रखना कि यह अगर दो वेक्टर है, यह ए है और यह वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल पूछा जाए तो यह वाला छोटा वाला एंगल दोनों के बीच का एंगल होता है। और उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि हमेशा एंगल आपको तब देखना है जब दोनों का टेल से टेल मिला हो। क्या मिला हो? टेल से टेल। आप इसको याद भी कर सकते हैं, ताल से ताल मिला याद कर सकते हैं। ताल से ताल मिला, टी और टी मतलब कि टेल से किसको? टेल को मिलाना है, और तभी एंगल आप देखेंगे और छोटा वाला एंगल आप ले सकते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि यह एक वेक्टर है और यह एक दूसरा वेक्टर है, यह एंगल थीटा है और यह एंगल मान लो कि यहाँ पे थीटा 2 है, यह वेक्टर ए है और ये वाला बी है। तो आपसे पूछा जाए कि दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा? थीटा 1 होगा आके थीटा 2 होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों? थीटा 2 होगा। थीटा 1 हमारा एंगल नहीं होगा। ऐसा इसलिए, देखो यहाँ पे इस वेक्टर का हेड मिला है और इसका टेल मिला है, तो हमको हेड से टेल नहीं मिलाना है, हमें टेल से टेल मिलाना है। तो इसको उठा करके देखो, ऐसे शिफ्ट करके यहाँ पे रखेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? यह कुछ ऐसे बनेगा, यह वेक्टर बी बन जाएगा और यह वेक्टर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यह दोनों के बीच का एंगल बनेगा। तो यह दोनों के बीच का एंगल थीटा 2 होगा, थीटा 1 नहीं होगा। इतना तो पहले क्लियर हो गया। तो आपको क्या याद करना है कोलिनियर में? कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो या कितना हो? 180 हो, तो वह क्या कहलाएगा? कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। अब देखो 0 होगा तो दोनों वेक्टर एक ही पे होगा, कोलिनियर होगा, सॉरी अगर 180 होगा तो वेक्टर ए कुछ ऐसा और वेक्टर बी कुछ ऐसा होगा, और यह बी हो गया। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 180 का बन रहा है। तो इतना याद रहेगा कि यदि एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो दो वेक्टर आपस में कोलिनियर कहलाता है। तो यहाँ पे ए और बी क्या होगा? कोलिनियर होगा।
अब देखो बच्चों, इसी को दो पार्ट में बांटा गया है। कोलिनियर वेक्टर को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। दूसरे को बोलते हैं बच्चों एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे और एंटी पैरेलल किसको बोलेंगे? तो देखिए, ये जो पैरेलल वेक्टर होगा बच्चों, इसके बीच का एंगल, मतलब कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ऐसे यह दिखेगा कैसे? तो मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर ए है और इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर क्या है बच्चों? बी है। ऐसे तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना, तो 0 डिग्री। तो यहाँ भी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो वेक्टर ए और बी क्या होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल होगा। अच्छा, अगर ऐसा भी दिखे, देखो ध्यान से, अगर यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, अब अगर पूछा जाए कि दोनों के बीच का एंगल कितना, तो अभी भी क्या है बच्चों? एंगल 0 डिग्री है। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है और 0 डिग्री है तो वेक्टर ए और बी क्या होगा? अभी भी पैरेलल है। तो इतना क्लियर हो गया कि या डायग्राम ऐसे बने या ऐसे बने, दोनों ही क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। आइए अब जान लेते हैं एंटी पैरेलल क्या होता है। इसमें थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 180 होता है हमेशा। कितना? 180। तो वह दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा? एंटी पैरेलल कहलाएगा। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों कुछ ऐसे दिख रहा है। एक वेक्टर ए ऐसे है और यहां से एक वेक्टर बी ऐसे। अगर देखा जाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। देखो, यह वेक्टर बी इसके जस्ट अपोजिट में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। तो यहाँ पे वेक्टर ए और बी क्या है? एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है। अच्छा, अगर ऐसा भी होता, वेक्टर ए ऐसा होता और वेक्टर बी कुछ ऐसा होता, तो क्या यहां पर भी हम ए और बी को एंटी पैरेलल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यहां पर भी बच्चों थीटा का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री है। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि इस वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे लाकर के। ऐसे याद रखिएगा, किसी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। डायरेक्शन को फिक्स रखते हुए इस वेक्टर को हम आगे पीछे ऐसे घुमा सकते हैं। तो अगर मान लो कि इस वेक्टर को आपको यहाँ पे लेके आना हो ऐसे, या कुछ ऐसा बनेगा, वेक्टर ए बन जाएगा ऐसा, और देखो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 का हो जाएगा। इसलिए वेक्टर बी और ए क्या है? एंटी पैरेलल है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। तो कोलिनियर वेक्टर का ही ये दोनों टाइप होता है। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो पैरेलल, और जब एंगल 180 होगा तो एंटी पैरेलल होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बताइए, निगेटिव वेक्टर कौन सा वेक्टर है? निगेटिव वेक्टर बताया ना आपको। तो निगेटिव वेक्टर में डायरेक्शंस क्या होता है बच्चों? अपोजिट होता है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वह कौन सा वेक्टर कहलाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। अब एक यहां से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन यह है बच्चों कि क्या सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे? यह क्वेश्चन है। इज ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल? तो देखो, हमने क्या पढ़ा था कि अगर इक्वल वेक्टर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इक्वल होगा,
तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। पढ़े थे ना। यहां पे देखो, इसमें एंगल का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तभी ना डायरेक्शन सेम होगा। वेक्टर ए अगर ऐसे चल रहा है तो वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा बच्चों यहाँ पे। तो यह इक्वल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर में हमने क्या देखा था कि कंडीशंस क्या है कि एंगल का वैल्यू ओनली 0 होना चाहिए। ओके, तो हम इसको ए और बी को पैरेलल भी तो कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे वेक्टर ए एंड बी क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। लेकिन क्या सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा? यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि इज ऑल पैरेलल वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, तो हम कहेंगे बच्चों नॉट। इसका आंसर क्या होगा, नॉट। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि पैरेलल वेक्टर में कंडीशंस क्या है कि एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है पैरेलल में। जैसे मान लो कि वेक्टर ए अगर ऐसा है तो वेक्टर बी बड़ा भी तो हो सकता है ना इसमें। यहाँ भी तो एंगल का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे ए और बी पैरेलल है बच्चों, ए एंड बी क्या है, पैरेलल है। बट ए एंड बी आर नॉट इक्वल। क्या यहाँ पे ए और बी इक्वल है, तो कहेंगे नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है। इसलिए सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है। इतना क्लियर, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्जाम में। एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि इज ऑल नेगेटिव आर एंटी पैरेलल, पैरेलल, क्या सभी नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होगा? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चों यस। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो पहले बात करते हैं बच्चों नेगेटिव वेक्टर का। नेगेटिव वेक्टर में हमने क्या देखा था कि मान लो कि एक वेक्टर ए है और इसका नेगेटिव वेक्टर बी है, तो ए बी जो है ए के क्या होता है बच्चों, अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड लेकिन सेम रहता है। अगर वेक्टर ए ऐसा है तो वेक्टर बी इसके जस्ट अपोजिट रहता है, यहां पे ऐसा। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना रहता है बच्चों, सेम रहता है। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, 180। एंटी पैरेलल में क्या कंडीशन था कि यदि दो वेक्टर के बीच में 180 का एंगल बन जाएगा तो इसे हम एंटी पैरेलल कहेंगे। तो यहाँ पे बी और ए नेगेटिव वेक्टर भी है और बच्चों एंटी पैरेलल भी है, एंटी पैरेलल है। ये बातें समझ में आ रही है। एंटी पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है कि एंगल का वैल्यू 180 होना चाहिए। अगर 180 है तो वह एंटी पैरेलल होगा, और साथ ही बच्चों ये नेगेटिव वेक्टर है। तो ऑल नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर। बट अब एक और क्वेश्चन बनेगा यहां से, इज ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, क्या सभी एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है? तो आइए देख लेते हैं इसको। अब हम पहले बात कर लेते हैं एंटी पैरेलल का। मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर ए है
और दूसरा वेक्टर क्या है बच्चों b है। यह कुछ ऐसा है वेक्टर a और b मान लो कि ऐसा कुछ है, सॉरी इससे बड़ा है और यह b ऐसा है। दोनों के बीच के बताओ एंगल कितना है 180, तो दोनों क्या हो गया एंटी पैरेलल हुआ। तो क्या यह निगेटिव वेक्टर भी कहलाएगा? तो कहेंगे बच्चों नहीं, क्योंकि निगेटिव वेक्टर के लिए क्या कंडीशन था कि a और b का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यहां पे कह सकते हैं कि हेयर मोड ऑफ a बराबर क्या होना चाहिए बच्चों मोड ऑफ b भी तो होना चाहिए। मोड ऑफ a बराबर मोड ऑफ b होना चाहिए एंड डायरेक्शंस क्या थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 180। अगर इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तब ना कहेंगे कि एंटी पैरेलल सॉरी निगेटिव वेक्टर निगेटिव। तो यहां पे तो ये फुलफिल कर नहीं रहा है, यहां पे क्या है बच्चों अनइक्वल है। मोड ऑफ a मोड ऑफ b के क्या बराबर है नहीं है बराबर, तो हम कहेंगे कि यह निगेटिव वेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा। यहां तक सबको क्लियर है और हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।